संकल्प विकसित भारत। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आपके ताउन से रफ्ता रफ्ता साल 2023 भी बीत गया, इसलिए आप सबको नए साल 2024 की दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए नया साल 2024 कैसा रहेगा, इसका फैसला पाकिस्तान में आम इंतखाबात के नताइज के बाद बनने वाली नई हुकूमत की कारकर्दगी से होगा। बहरहाल, नए साल के नए शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इस्लामाबाद में बलोच मुजाहिरीन पर रियासती जुल्म की मजम्मत करते रहे सियासतदान। पाकिस्तानी हुक्मरानों की मायूस कुन कारकर्दगी से नाला, महंगाई से अजीरन गरीब अवाम। और आलमी इंसानी हुकूक रहनुमा ने कहा, पाकिस्तान से आजादी चाहता है बलूचिस्तान। नाजरीन, इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर में हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरों के अलावा हम आपको सियासी और समाजी हलकों की अहम तरीन खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुरम बलोच मुजाहिरीन पर बर्पा किए गए रियासती जुल्म जबर की, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ तुर्बत से लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे लापता बलोचों के लवाहिकीन को जिस कदर रियासती दहशतगर्दी का शिकार बनाया गया, उसने पूरी इंसानियत को झंझोड़ कर रख दिया। ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है, इस पर कोई जवाब नहीं है। जिब्री गुमशुदगी को कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए, या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को कोई जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए। कोई दहशतगर्द है या नहीं, उसको सबसे पहले अदालत में पेश किया जाए। अदालत ने उसको दहशतगर्द करार दिया, उसके बाद आप उसको सजा देंगे अदालत के तहत। किसी आपको कोई हक नहीं है, ना आपके कानून को, ना इनको, कि आप जो है ना लोगों को मार कर फेंक दे और उसको जस्टिफाई करे कि ये रियासत के मुखालिफ है। हालांकि आपके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ये साबित कर सके कि वो रियासत के मुखालिफ है। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोचों की नस्ल कुशी के खिलाफ तुर्बत से सैकड़ों मील के रास्ते में रियासती जुल्म जब्र का सामना करते हुए लॉन्ग मार्च में शामिल हजारों मुजाहिरीन इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन बलोच यकजहती कमेटी की लीडर डॉक्टर महरंग बलोच की रहनुमाई में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुरअमन लॉन्ग मार्च में शामिल बलोच मुजाहिरीन, खुसूसन बलोच तुलबा तालिबात, खवातीन और बच्चों पर रियासती तशद्दुद का कहर बर्पा किए जाने पर खामोश तमाशाई बनी सिविल सोसाइटी को झंझोड़ कर रख दिया। नतीजतन इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च में बलोच मुजाहिरीन की हिमायत करने के लिए पाकिस्तानी वकला, इंसानी हुकूक कारकुनों और सहाफियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। जो उस दिन रात को हुआ वो हमने देखा, उसमें दुख हुआ। IG पंजाब ने झूठ बोला कि IG इस्लामाबाद ने झूठ बोला कि टॉर्चर नहीं किया, हालांकि हम सब ने विजुअल्स देखे टॉर्चर के। बिल्कुल। तो वो इतनी दूर से आए, बॉर्डर क्रॉस करके थोड़ी आए, हमारे लोग हैं, मारना नहीं चाहिए था। ख्वातीन को, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था। जब वो इधर नामालूम अफराद आए हैं रात के पिछले पहर अंधेरे में, और कैमरे अचानक बंद हो गए, उन्होंने आके इनको डराया धमकाया, और उसके बाद उन्होंने इनका साउंड सिस्टम उठाया और उठा के भाग गए। जब वो भाग गए, कैमरे ऑन हो गए। तो इसका मतलब है जिनके कंट्रोल में कैमरे हैं, उन्हीं के कंट्रोल में वो
نقاب پوش نامعلوم افراد بھی تھے. تو اس لیے سب کو پتا ہے کون ہے نامعلوم افراد, اتنے بھی نامعلوم نہیں. بلوچستان میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بربریت پر تنقید کی وجہ سے خود ریاستی دہشت گردی کا سامنا کرتے رہے نامور صحافی حامد میر، یہاں تک کہ قلم کے سپاہی حامد میر سچ اور حق پر قائم و دائم رہتے ہوئے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی، بلوچوں کی جبرن اغواکاری و ماں برائے عدالت قتل کے مسئلے کو اٹھاتے رہے. یہی وجہ رہی کہ اس موقع پر حامد میر نے پاکستانی ریاست کی کٹ پتلی بنے میڈیا اور صحافیوں کو اسلام آباد میں دھرنے پر بیٹھے بلوچ مظاہرین کے زخموں پر نمک پوشی سے گریز کرنے کا مشورہ بھی دیا. یہاں پہ بوڑھی عورتیں اور بچے جو ہے وہ اپنا ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں, تو بجائے کہ آپ کوئی کوشش کریں کہ ان کی آواز بنے تو آپ ان سے مذمت کرانے نکلے ہیں. تو تھوڑی سی مذمت کبھی آپ جنرل ایوب خان کی بھی کر دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ جناب آپ واقعی جو ہے دہشت گردوں کے مخالف ہیں. تھوڑی سی مذمت آپ جنرل یحییٰ خان کی بھی کر دیا کریں, کوئی مذمت جنرل ضیاء الحق کی اور پرویز مشرف کی بھی کر دیا کریں, جنہوں نے آئین توڑا, جنہوں نے آئین کو اپنے بوٹ تلے روندا. تو دہشت گرد کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے نا جو قانون توڑتا ہے, آئین توڑتا ہے. اس کے بعد تو اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اسلام آباد دھرنے میں شامل بلوچ مظاہرین اور ان کی رہنما ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے سیاسی لیڈران اور انسانی حقوق کارکنوں میں ہوڑ سی لگ گئی. یہ ریاستی دہشت گردی ہے. آئین، قانون، پارلیمنٹ، دستور کی موجودگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. دستور کی خلاف ورزی پاکستان سے غداری مہرنگ نہیں کر رہی, وہ لوگ کر رہے ہیں جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہے ہیں اور جو جبری گمشدگی کر رہے ہیں. آرٹیکل 16 فریڈم آف اسمبلی, آرٹیکل 17 فریڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکل 19 فری پریس فریڈم آف ایکسپریشن اس کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 9 لائف اینڈ لبرٹی کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہے. آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو مہرنگ بلوچ کرتی ہے. یہ دستور کی بات کر رہی ہے. جو لوگ اس کو نہیں مان رہے وہ باغی ہیں دستور کے, وہ پاکستان کے باغی ہیں. دراصل پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے پرامن لانگ مارچ میں شامل بلوچ طلباء طالبات ہی نہیں بلکہ بزرگ، خواتین، بچوں اور انسانی حقوق کارکن ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو پہلے جیلوں میں قید کیا گیا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ضمانت پر رہائی کے احکامات دیے جانے کے باوجود انہیں جبرن بلوچستان ڈپورٹ کرنے کے لیے جس قدر ریاستی ظلم و ستم کا شکار بنایا گیا, اس نے پوری انسانیت کو خون کے آنسو رونے پر مجبور کر دیا. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی ریاستی پشت پناہی سے اجیرن اقلیتی فرقوں کے رہنما بھی اسلام آباد میں سراپا احتجاج لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے میں پیش رہے. لہذا بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی کی حمایت میں شدید احتجاجی مظاہرے ہوتے رہے اور ان احتجاجی مظاہروں میں شامل بلوچ مظاہرین پاکستانی فوج کی ریاستی دہشت گردی کی پرزور مذمت اور آزادی کے نعرے لگاتے رہے. اب بات معاشی بدحالی سے دوچار پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں ہوشربا اضافے کو لے کر مچے ہاہاکار کی. پاکستانی عوام نے کہا کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اس کے کٹ پتلی نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی حکومت نے اشیاء خوردنوش کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف آپریشن کا دکھاوا تک کیا, لیکن نتیجہ صفر ہی رہا, کیونکہ پاکستان میں بدعنوانیوں میں ڈوبے سرکاری محکموں کی ملی بھگت سے اشیاء خوردنوش کی کالا بازاری نے غریب لوگوں کو 2 وقت کی روٹی تک سے محروم کر دیا ہے.
मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई, खुसूसन अशियाए खुर्दनोश के आसमान छूती कीमतों को लेकर हाहाकार तो पहले से ही मच रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम दो वक्त की रोटी तक से महरूम हो चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम में एहसास कमतरी, मायूसी और बेइत्मीनानी की जहर जोर पकड़ रही है। तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी साबिका कठपुतली हुकूमतों की तरह मौजूदा निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की हुकूमत भी बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई से अजीरन गरीब आवाम को राहत देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। महंगाई इतनी होगी है, हम सोच से भी ज्यादा। और अभी आटा लिया तो नमक नहीं, नमक लिया तो गेहूँ नहीं। क्या करेगा, इसका कंट्रोल किया जाए। मेहरबानी है आपकी सबकी, इसका कंट्रोल किया जाए। हम गरीब लोग किधर जाएं और महंगाई की खातिर बहुत बड़े परेशान हैं। और होटल पे खाना लेने जाओ तो खाना महंगा, चीनी महंगी, आटा घी, जिस चीज को हाथ लगाओ ना वो चीज महंगी बताते हैं। और आंडों का रेट तो पूछो ना, हर रोज आंडों के 5 रुपए 10 रुपए बढ़ा रहे हैं। तो इतनी महंगाई हो गई है तो हम गरीब आदमी बहुत तंग हो गए हैं, बच्चों को कहां से खिलाएंगे। कंगाली के दहाने पर खड़े पाकिस्तान की मईशत जबुहाली का शिकार है और मुसीबत की इस घड़ी में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक तक माली मदद करने से साफ इनकार कर चुके हैं। इन मुश्किल हालात में IMF के कर्जों पर मुनहसिर पाकिस्तान में निगरान हुकूमत को साबिका हुकूमत की तरह नए नए टैक्सेस नाफिज करने पड़ रहे हैं और पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस जैसी बुनियादी जरूरियात पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी खत्म करने के अवाम दुश्मन फैसले लेने पड़ रहे हैं। यही नहीं, तकरीबन 13 करोड़ आबादी वाले पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में 1 जनवरी 2024 से ऑटो रिक्शा पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान ने ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स को रोजी रोटी से महरूम कर दिया है। पेट्रोल दिन ब दिन बहुत ज्यादा महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह तो रोजी कमाना बहुत मुश्किल है। मेरे 3 बच्चे ने, 2 बहना ने, 4 भाइयां सी, ठीक है। बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, सवारी है कोई नहीं। उतो है रिक्शा बंद करने की कोशिश की जा रही है कि रिक्शा बंद हो जाए, असी लोग किधर जावांगे। दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही, घटती नहीं जा रही। ऑपरेशन ते ऑपरेशन है करी जा रहे। सानू टारगेट इन्होंने दिता होया है 1 तरीक का, 1 तरीक नू टोटल रिक्शा बंद करन दा। रिक्शे वाले बेचारे किधर जाणगे। 7 घर पालदे ने रिक्शे दे नाल, इलैक्ट्रीशियन, मकैनिक, उस तो बाद पेंटर, डेंटर, जो भी इनके लवाजमात 7 घर पालते हैं, वो बेचारे कितने जाएंगे, मर जाएंगे बच्चों को लैके भुखे। गुजारिश यही है कि इनू बंद ना किया जाए, इनके वास्ते बेहतर जिहड़ा ना जरिया इस्तेमाल किया जाए कि इनू चलाया जाए। आलमी बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले पाकिस्तान में साल 2023 में महंगाई की शरह में 39.4% से ज्यादा इजाफा हुआ। लिहाजा पाकिस्तान में महंगाई की शरह में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे की वजह से कई करोड़ शहरी गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लाकानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले के चलते सनत व कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। नतीजतन पाकिस्तान में बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि बिजली और गैस के बिलों में इजाफी टैक्सों के खिलाफ हुए मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहिरों ने हुकूमती ऐवानों को हिला कर रख दिया। लिहाजा पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज निगरान हुकूमत कभी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करके हमदर्दी के दावे तो करती हैं, लेकिन बदले में नए नए टैक्स लगाकर महंगाई को मजीद बढ़ा देती है। महंगाई इतनी है, हमारा गुजारा नहीं होता, तनख्वाहें बहुत कम है। महंगाई हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, बिल बढ़ते जा रहे हैं। गैस का बिल देख लें, बिजली का बिल देख लें, पानी का देख लें, महंगाई से महंगा हो रहा है। महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं करती हुकूमत? इन्हें चाहिए कंट्रोल करनी चाहिए महंगाई को, ताकि गरीब आदमी भी जी सके। जिस तरह महंगाई ज़्यादा हो रही है, गरीब आदमी बिल्कुल नहीं रहेगा। और हुकूमत का पहले भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने ये कहा गरीब आदमी रहेगा ही नहीं।
आखिरकार मुख्तलिफ दुश्वारियों, बेबसी और लाचारी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर पाकिस्तान के गरीब आवाम आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली हुकूमतों से अपना कसूर पूछ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के मद्देनजर हस्बे दस्तूर सियासी जमातें एक बार फिर गरीबों को जमहूरी निजाम की बहाली और खुशहाली के चुनावी वायदे तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज होते ही कौमी दौलत की लूट खसूट और मुखालिफ जमातों के खिलाफ सियासी इंतकाम लेने में जुट जाती हैं। लेकिन उन्हें मुंतखब करके इक्तदार तक पहुंचाने वाले पाकिस्तानी अवाम रोजी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी जरूरियात के लिए चीखो पुकार करते रहते हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है बलूचिस्तान में आजादी की तहरीक पर इंसानी हुकूक रहनुमा आरिफ अजाकिया से मुलाकात। लेकिन पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज के गढ़ रावलपिंडी की अडियाला जेल में गुज़िश्ता कई महीनों से कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में वजीर खारजा रहे शाह महमूद कुरैशी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के अहकामात दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के इस फैसले से बौखलाई आर्मी एस्टैब्लिशमेंट की हिदायत पर पंजाब पुलिस साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को दोबारा गिरफ्तार करने रावलपिंडी की अडियाला जेल पहुँच गयी। लिहाजा अडियाला जेल के गेट पर खड़े साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी मीडिया को सुप्रीम कोर्ट के खुसूसी बेंच के ऑर्डर की कॉपी दिखाते हुए रियासती जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते रहे। ताहम पंजाब पुलिस की टीम अदालती हुक्म की तौहीन करते हुए साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को मीडिया के सामने दिन दहाड़े गिरफ्तार करके ले गई। पाकिस्तान में सीनियर जर्नलिस्ट अयाज मीर के बेटे शहनवाज मीर को अपनी अहलिया सारा इनाम के कत्ल के मुकदमे में सजाए मौत सुना दी गई, लेकिन सारा इनाम के कत्ल में शरीक शहनवाज मीर की मां को अदम सबूत की बुनियाद पर रिहा कर दिया गया। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने 75 पेजों के तहरीरी फैसले में शहनवाज मीर को कैनेडियन शहरियत रखने वाली 37 साला अहलिया सारा इनाम के बहिमाना कत्ल का मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा और मकतूला के खानदान को 10 लाख जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। 23 सितंबर 2022 को पाकिस्तान में कत्ल हुई सारा इनाम के वालिद ने अपनी बेटी के कातिल शहनवाज को फांसी की सजा दिए जाने पर इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन कत्ल में मुलव्विस शहनवाज की मां की बरियत को हाई कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही। पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में शॉपिंग मॉल के दुकानदारों की जानिब से हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कराची की सड़कों पर सरापा एहतजाज कारोबारियों ने बताया कि मिन्हास रोड पर मुकीम उनके शॉपिंग मॉल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का हादसा पेश आया और इस हादसे में 11 अफराद की मौत हो गई। लिहाजा कराची की इंतजामिया ने इस हादसे के बाद शॉपिंग मॉल को बंद कर दिया, लेकिन सितम ज़रीफी ये है कि आतिशज़दगी के हादसे को 1 महीना गुजर जाने के बावजूद शॉपिंग मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी जा रही। कारोबारियों ने कहा कि इंतजामिया के इस लापरवाह रवैये की वजह से शॉपिंग मॉल से वाबस्ता सैकड़ों खानदानों की रोजी रोजगार बुरी तरह मुतासिर हो रही है और उनमें गम गुस्से की लहर शिद्दत इख्तियार कर रही है। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की जानिब से मरहुमा पहली खातून साबिका वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की 27 दिसंबर को 16वीं बरसी मनाई गई। इस मौके पर भुट्टो खानदान के आबाई कस्बे गढ़ी खुदा बख्श में सियासी रैली का एहतमाम किया गया, लेकिन इस रैली से पीपीपी के लीडरान के अलावा बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी और बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खुसूसी खिताबात किए, लेकिन अपने खिताबात के दौरान दोनों बाप बेटे पाकिस्तान में फौजी तानाशाही के दौरे हुकूमत में 27 दिसंबर 2007 को दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुई बेनजीर भुट्टो की शहादत को खराजे अकीदत पेश करने की बजाय 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पीपीपी को भारी वोट से जिताने पर जोर देते रहे।
नाजरीन, तेज रफ्तार खबरों के बाद आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन और मिलवाते हैं पाकिस्तान के जिलावतन मुहाजिर लीडर और आलमी इंसानी हुकूक रहनुमा आरिफ अजाकिया से। पाकिस्तान के सिंध सूबे में मुहाजिरों के साथ इम्तियाजी सलूक की रियासती पॉलिसी पर तो हमने पिछले शुमारे में आपको खुसूसी बातचीत दिखाई थी, लेकिन आज के शुमारे में दिखाते हैं पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर की वजूहात पर उनके बेबाक ख्यालात। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान में 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे से आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं। इसकी वजह है जोग्राफियाई लिहाज से बेहद अहम और सोने चांदी कॉपर की कानों के जखीरे रेकोडेक्स व सुई गैस जैसी बेशकीमती मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा करना। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को 2 कौमी नजरियों की बुनियाद पर बने पाकिस्तान को चलाने के लिए मार्च 1948 में आजाद रियासत बलूचिस्तान पर फौजी हमला करके जबरन इल्हाक किया गया। तभी से बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI इनकलाबी लहर व आजादी की तहरीक को दबाने के लिए बलोच कौम की नस्ल कुशी कर रही है। बलोचिस्तान में आज़ादी की मूवमेंट 75 साल से चल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे होती रहती है। 2004 में शायद या 2006 में नवाब अकबर बुगटी को जब मारा गया ना, इसके बाद से ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बलोच आज़ादी से कम पे अब एग्रीड नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है, और उसके पीछे कारण है। आपको पता ही है कि बलोचिस्तान के जितने रिसोर्सेज हैं वो लूट के पंजाब को पाला जा रहा है। गैस बलोचिस्तान पूरे पंजाब को सप्लाई करता है। बलोचिस्तान की अपनी औरतें लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती हैं। बलोचिस्तान सबसे बैकवर्ड प्रोविंस है, कोई स्कूल नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई चीज़ नहीं। तो फिर इतना अमीर सूबा अगर आज़ाद बलोचिस्तान स्टेट हो ना, तो 10 साल में वो कुवैत कतर के बराबर आ जाएगी। इतना पेट्रोल, गैस और बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो बलोच के पास तो एक रीज़न है। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है कि अपनी मर्जी की पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं लाया जा सकता, कुछ भी नहीं है। बलोच तो आज़ादी चाहते हैं, उसके लिए इन्होंने एक रमज़ान मेंगल के नाम का आदमी को भी खड़ा किया और वहाँ पे कई मदरसे बना के अपने टेररिस्ट ग्रुप बनाने के लिए, काउंटर करने के लिए कोशिश की। दूसरा, ये बलोच यूनिटी को तोड़ते हैं कि बलोचिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो हम समझते हैं कि आज़ादी में रुकावट है, वो यूनिटी नहीं है। सारे सरदार अपने अपने हिसाब से चीज़ें चला रहे हैं, अलग अलग जंग लड़ रहे हैं सब। अगर एक यूनाइटेड फोर्स हो ना, तो और दूसरों को भी आसानी होती है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान के मामलात में पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क नहीं है। आपको भी पता है कि चाइना तो सऊदी अरब तो अमेरिका तो सबके डिक्टेशन पे चीज़ें चलती हैं। वो लोग भी आज कोई फैसला कर लेना, या भारत फैसला कर ले कि हमें बलूचिस्तान की मदद करनी है, किससे मदद बात करेंगे? जब बांग्लादेश में ईस्ट पाकिस्तान में मामलात ख़राब हुए, जेनोसाइड हो रहा था, तो आसानी थी कि एक मुजीबुर रहमान एक लीडर है, एक पार्टी है, उनसे डील करनी है, उनकी मदद करनी है। यहाँ बलोचों से कौन किससे बात करे? कल को अमेरिका सोचता है कि हमारे को सबसे ज़्यादा कंसर्न तो ईरान और अफगानिस्तान है, दोनों का बॉर्डर बलोचिस्तान से मिलता है, चलें आज़ाद बलोचिस्तान की हम मदद कर देते हैं, आज़ाद हो जाता है। बात किससे करेंगे? तो बलोच में यूनिटी का फैक्टर बहुत ख़राब है। तुर्बत वाला वाक़या पहला नहीं था। वो बालाच जिसको मारा गया था वो पहला वाक़या नहीं है। मामा कदीर, आपको पता है, पिछले कितने 7-8 साल से लगातार हर प्रेस क्लब के सामने मिसिंग पर्सन्स का कैंप लगा हुआ है। लगातार 7-8 साल 24 घंटे कोई प्रेस भी इसको पिक नहीं करता। हज़ारों बलोच गायब हैं। अक्सर मास ग्रेव्स मिलती हैं, इज्तिमाई कब्रें, उसमें बलोचों की लाशें मिलती हैं, हड्डियां मिलती हैं। तो कौन सुनता है? ये ह्यूमन राइट्स है ना, एक इशू है इंटरनेशनल एजेंडा का।
किसको नहीं पता कि पाकिस्तान के बैक टेररिस्ट क्या क्या करते रहे हैं। इतनी मतलब यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स की टेरर लिस्ट में सारे पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान पाल रहा है, तो इनको कोई मसला नहीं होता। तो ये बलोच बेचारों की भी लाशें, मिसिंग पर्सन, ये कभी इंटरनेशनल एजेंडे पे नहीं आई। जिस दिन अमेरिका ने फैसला कर लिया कि हाँ आज बलोचिस्तान आज़ाद होना है, तो आपको दुनिया का पूरा मीडिया बलोचों की एक एक खबर लेके लगाएगा। आज कोई नहीं बोलता। कैंप लगा के बैठे हैं मामा कदीर, और औरतें बेचारी, आप उनके प्ले कार्ड देखें। एक औरत का प्ले कार्ड है जो मुझे अंदर से रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मैं बेवा हूं कि नहीं हूं। एक औरत का 6 साल से या 10 साल से शौहर गायब है, वो कह रही है मुझे बता दो जिंदा भी है कि नहीं है। और ये चीजें कभी इंटरनेशनल मीडिया को असर नहीं करती। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।